पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, पाचन तंत्र यानी तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है मतलब अनेक चीजों का संग्रह समूह। जब अनेक मशीन, जैसे कई को मशीन को जोड़ देंगे एक प्रकार का तंत्र बन जाएगा, उसी प्रकार से पाचन के कई भाग हमारे शरीर में है जो एक सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, जिसे आहार नाल है। तो आहार नाल में क्या होता होगा? क्या आहार नाल में क्या ग्रास नली सिर्फ आता है? नहीं, आहार नाल के अंतर्गत क्या होता है? मुख से शुरू होता है और गुदा तक क्या होता है? अंत होता है, यानी कि मलाशय तक अंत होता है। ठीक ना? उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आहार नाल के अंतर्गत? यानी कहेंगे मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, गुद्दा आता है। ठीक ना? इसके बाद क्या है कि यानी कि पाचन तंत्र में आहार नाल एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गया। दूसरी हो गया पाचक ग्रंथियां हो गई। तो पाचक ग्रंथियां में कौन कौन होंगी? तो लार ग्रंथियां हो गई, जठर ग्रंथि हो गई, पित्ताशय ग्रंथि हो गई और अग्नाशय हो गया, आंत्ररस हो गया। ये सब पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ना? अब देखिए जो पाचन है क्या, पहला नंबर जानेंगे कि पाचन है क्या। जैसे में पाचन हम लोग करते मुंह, जैसे मुंह में भोजन डालते हैं और जैसे ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी काटना कुचना थुरना कुचना शुरू कर देते हैं, यानी कि पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खाना वाना नहीं मिला है? आज मिला है। तो टाइम क्या बोलिए, पाचन पढ़ रहे हैं। देखिए पाचन है क्या, तो कहेंगे कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को, यानी कि बड़े बड़े भोजन पदार्थ होते हैं। मान लीजिए ललनी तारा घर हाथी को आ गया, ठीक या काट कीजिएगा, खड़े ऊपर छील के खड़े मार में चल जाए, काटते हैं ना और मुंह में डाल मार तोड़ना शुरू कर देते हैं। बात सही है? कूच के थूर के एकदम तब घोटते हैं आराम से। बात सही है? तो जब छोटा छोटा उसे करते हैं ना तो क्या होती है? पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और जब यहाँ से कूच काच के भेजते हैं तो जाता है अमाशय में। जल्दी जैसे ही अमाशय में पहुंचेगा ना, देखिए ये है अमाशय। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ग्रास नली का वो जैसे यह जो है मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब क्या होता है? कह सकते हैं कि पाचक कह सकते हैं आहार नाल के बाहरी भाग या शुरुआत प्रथम भाग को मुख गुहा कहते हैं। मुख के मतलब ये मुख हो गया, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। इस मुख में जो खाली स्थान है उसको मुख गुहा बोलते हैं। और जैसे ही भोजन घुटते हैं तब आता है वो है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। और इस ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये क्रमानुकुंचन के माध्यम से भोजन को इसे धकेलने का कार्य करता है। समझ गए? वो उसे बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ग्रास नली के बाद क्या, मुंह में तो टोटल पाचन होता नहीं है। अब आता है अमाशय में। जैसे ही अमाशय में पहुंच के आएगा उसे ही क्या हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा, वो भी क्या करेगा? उसे तोड़ना शुरू कर देगा। समझ गए? उसके बाद जाएगा छोटी आंत में। इस छोटी आंत में जाएगा, ये अमाशय से होकर के छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में आएगा तो यहां से भी क्या होती है? पाइलोरिक भाग से क्या होती है कि एंजाइम का स्राव होता है, वो भी भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। जो छोटी आंत से पचे हुए भोजन कहां पहुंचते हैं? बड़ी आंत में पहुंचते हैं। बड़ी आंत में भी टूटने का कार्य होता है। और यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से मलाशय से के रास्ते से क्या होते हैं, या मलाशय में पहुंचते हैं, मलाशय से इस गुद्दा के रास्ते क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। समझ गए? पाचन की क्रिया में इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हम लोग यहाँ भोजन लेते हैं और कह सकते हैं मुख गुहा से भोजन लेते हैं और यहाँ से भोजन क्या जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फ्रेश दिख रहा है ना? कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं इधर, यानी कि जटिल कहेंगे कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सरल मतलब आसान और छोटा छोटा होता है। ठीक ना? क्या? यस। लेकिन हम लोग उसमें क्रिया में सड़ता गलता है, सूक्ष्म जीव उसमें करते हैं और हम लोग अपने मतलब अंग के माध्यम से करते हैं इसमें। और जो पाचन है ना, एक फिजियो एंड केमिकल अभिक्रिया कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। कैसे? तो कहेंगे कैसे? तो जो जैसे में भोजन अपने मुंह में लेते, जैसे रोटी ले लिए, रोटी को आप कूच रहे हैं एकदम, तो जैसे कूच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है? एक फिजिकली कार्य हो रही है। क्या हो रही है? फिजिकली कार्य हो रही है।
आज जैसे ही भोजन मुंह में लेते हैं, लार का सरा होता है, लार का सरा होता है ना, उसमें क्या उपस्थित रहते हैं? एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? एंजाइम। मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। 6 जोड़ी नहीं, 6 वो पाई जाती है, लेकिन 3 जोड़ी पाई जाती है। बातें समझ में आ रही है? आप लोग इधर आ जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। और उनके नाम क्या है? तो कह सकते हैं पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर है। तो पैरोटिड जो ग्रंथि, लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये पैरोटिड ग्रंथि ना सांप में जो होता है, विष छोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? विष छोड़ने का कार्य करता है। लेकिन अभी हम लोग इधर आ रहे हैं, देखिए जैसे रोटी मुंह में लिए हम लोग, ठीक, तो पूछ रहे हैं तो ये क्या हो रही है? ये फिजिकली कार्य हो रही है। लार से जब इसमें एंजाइम मिलते हैं जो पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये केमिकली प्रक्रिया है। कैसी की प्रक्रिया है? तो इसीलिए पाचन जो है फिजियो एंड केमिकली प्रक्रिया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो अब पैरोटिड भी 2 पाया जाएगा, ये भी 2 पाया जाएगा, सबलिंगुअल भी 2, सबमैंडिबुलर भी 2 पाया जाएगा। बातें समझ में आ रही है? कुल मिला के कितने लार ग्रंथियां पाई जाएंगे? 6 लार ग्रंथियां पाई जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए इनसे स्रावित होने वाले एंजाइम, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, और पैरोटिड ही सांप में क्या होती है? विष छोड़ने का कार्य करती। अगर पैरोटिड ग्रंथि कार्य ना करे सांप का ना, मान लीजिए कोबरा है, उसका पैरोटिड ग्रंथि नाकाम है, कामयाब नहीं है, आपको डसेगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीवेनम छोड़ ही नहीं पाएगा। एंटीवेनम यानी कि जहर जो होता है, अम्लीय होता है, जो क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि से सांप छोड़ता है, यानी कि विष को छोड़ता है, पैरोटिड ग्रंथि से छोड़ता है। किससे छोड़ता है? अगर काम करना बंद कर दे तो उससे जहर बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए? अब आइए, इससे कितने प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइएस्टेज और चौथा है म्यूकस। अब देखिए लाइसोजाइम करता क्या है? तो लाइसोजाइम जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं, बातें समझ में आ रही है? जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। समझ में आ रही है? जैसे दही खाते हैं, दही में क्या होते हैं? जीवाणु लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे लिए लाभदायक होते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो उन्हें ये नहीं मारेगा तो आप खा जाइएगा, पेट में कोई दिक्कत नहीं है। जो हानिकारक जीवाणु होगा क्या करेगा? एजिगे मार देगा। इससे एंजाइम जो स्रावित होंगे यानी उनको मार डालेंगे, यानी हानिकारक जीवाणु को। आज जैसे भैया ऐसे धड़े घोटेंगे ना, करा मान लीजिए मार देगा, पूछ लिए हैं और पूछ के घोटे, तो घोट के जैसे ही हम इंतजार करते रहेगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? HCl। ये इंतजार करता रहता है कि आप देखेगा उन्हें अगर कोनो ऐसा जीवाणु रहेगा, कहेगा तोरा कहेगा लाइसोजाइम का, तोरा लेखा आदमी को कुछ ना बुझना, तोरा लेखा आदमी समूह कुछ ना कर ना कुछ। जैसे बढ़िया आदमी होते हैं ना, कहते हैं ना कुछ करना, तोरा कोई कुछ हो कर दे ना हो। तो वही तरह कोनो बढ़िया, मतलब कह सकते हैं कि बदमाश जीवाणु जो होता है, हानिकारक जीवाणु का, जो कैसे बढ़िया रहता है, लड़ाई करके निकल जाता है। तो जब लड़ाई करके निकलता है तो कहता है हाइड्रो को लेकर आप तेरा हम इंतजार कर दूं, हमारे भैया संग लड़ाई कर जाए नहीं जैसे ही हमें आइलन धड़ौले निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए? मारेगा धड़ौले, काम खत्म कर देगा। अब उन्हें छटपटाने के रूमों का तो चिल्ला खत्म है, कहता हूँ ऊपर देख ले ऐसे से कर दे रिश्ते जाके दुनिया। तो वो कहेगा कि जा ऐसे से कर दूंगा जो जहाँ माशे में कार्डियक में इंतजार करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भैया बाबू जी के बाद चल जा अजय मार धड़ौले एकदम कहानी खत्म। समझ लो? यानी कि भोजन को क्या होता है? भोजन जैसे ही अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय के पहला नंबर 3 भाग है। कितने भाग है? एक तो है कार्डियक, दूसरा है थाइमिक और तीसरा है पाइलोरिक भाग। तो जैसे ही कार्डियक में पहुंचता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और भोजन अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? और हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब अम्लीय होता है यानी कि अधिक अम्लीय होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अत्यधिक अम्लीय होता है, और भोजन को यहाँ पे तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? तोड़ने का, छोटा छोटा कर देता है। और ये खंडित जो है ना, इसमें क्या होता है कि चोक चोक संरचनाएं पाई जाती हैं। समझ गए हो?
मतलब नुकीला संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। ये भोजन को रोक करके रखने का कार्य करता है, और अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अब जब कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है, ठीक ना, जहर खाकर अगर मरता है तो जो डॉक्टर होता है अमाशय को चीर कर चेक करता है कि अमाशय में जहर है या नहीं, क्योंकि जहर खाने के बाद आप 4 घंटों तक जीवित नहीं रहते हैं, पहले ही मर जाते हैं, और वो जहर आपके कहां पर रहता है? अमाशय में ही रहता है। समझ गए? नहीं समझो? तो अमाशय से जहर का पता लगा लिया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है? ये भोजन को रोक करके रखता है। अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है? लगभग 4 घंटे तक। और भोजन को रोकने का कार्य क्या करता है? ये रूजी फांडिक जो भाग है, इसके मध्य भाग है, अमाशय के मध्य भाग को फांडिक कहते हैं, और प्रथम भाग को यानी अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, और पश्च भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो फांडिक में क्या होता है? भोजन रुकता है। क्या होता है? और रोकने का कार्य ये रूजी करता है। और जब खाली पेट रहते हैं तो यही रूजी जब स्पर्श करता है, जैसे कोई काम करने के लिए झुके और चुभा ऊपर आना तो मर के चुभ तो ना बोलते हैं, समझ गए? खाली पेट रहते हैं चुभ जाएगा केवल। यही रूजी जो होता है नुकीला होता है। तो ये कार्डियक में क्या होता है? भोजन अम्लीय रहता है, और ये हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? मार देता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। ये फांडिक होता है, फांडिक में भोजन रुकता है, ठीक ना। अब देखिए ये पाइलोरिक भाग में क्या होती है? तो पाइलोरिक जो भाग होता है, इस पर क्या करते हैं? इस पाइलोरिक भाग के दीवारों पर क्या होती है कि पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है। इनसे क्या होते हैं कि जठर रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जठर रस। और इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन पाया जाता है। तो रेनिन क्या करता है कि दूध को दही में बदल करके उसका पाचन करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूध का पाचन कौन करता है, तो क्या बताइएगा? गलत बात। दूध में उपस्थित केसिन का पाचन करता है रेनिन। रेनिन दूध का पाचन नहीं करता है। किसका पाचन करता है? केसिन का। किसका पाचन करता है? केसिन का। अब देखिए अब क्या करता है? रेनिन ये क्या करता है? पहले दूध को दही में बदलता है, तब पाचन करता है। दूध को दही में बदलता है, तब पाचन करता है। तो अब देखिए ना, जैसे कोई बूढ़े व्यक्ति है और डॉक्टर दूध देरी के बाद मर धड़धड़ी बही निकल रहा है, समझ गया? ऐसा होता है ना। अरे भैया अब बुढ़ो का दूध पिए, अब अगला दिन बाबा कहना, अच्छा पहले दिन सोचेंगे बुढ़ो बा अगर तबियत अनमना हर हल तबे धड़धड़ी बहरी निकल गया, यानी समझते वाला हर गला ठीक ना। तो अगला दिन तैयारी करो, अगले दिन मन धड़धड़ी बहरी निकल था में, समझ गए? तो अब कहीं लागत तक कोनो गड़बड़ी ना कोनो गड़बड़ी ना। तो अब क्या करें भाई? जाएंगे मेडिकल वाले के पास, कहेंगे डॉक्टर साहब बड़ी दुखद घटना है। कहेंगे क्या भाई? वो पूछेगा भाई क्या दुखद घटना है, बताइए तो सही। अरे महाराज दूध पी रहे हैं तेरी धड़धड़ी में बाहर निकल जा रहा है, समझ गए? थोड़े ही देर में धड़धड़ी में एकदम पेट खराब पड़ता है एकदम। अरे बुढ़ो एक बात तो कही, जाके आप दही पी, दही, अरे जाके पी ना दही। अब दही पिएंगे एकदम कहीं हमारी पूछो ना भाई, पहला नंबर दही तो डराते कहीं ऊपर से क्या तेज रफ्तार मत हो जाए, समझ गए हो। लेकिन अब दही पिएंगे तो भैया इस रेनिन का टंकी काम कम हो जाएगा। अब दूध से दही में बदलने का काम नहीं, डायरेक्ट दही मिल गया, पाचन आराम से करेगा। बुढ़ो बाबा कहेंगे एकदम बढ़िया डॉक्टर से मिले हैं, समझ गए हो। तो अब भैया दूध एकदम पाचन का बढ़िया से होगा, एकदम धड़धड़ी ना निकलेगा। तो अब बुढ़ऊ बाबा से कोनो अगर कोई लड़का पंगा लेगा तो कहेगा बुढ़ऊ बाबा और बात 1 गिलास दूध पी के दिखा दो। तो कहेंगे बाबू कौन चीज में आ जाओ, गिलास 2 गिलास दूध छोड़ के आ जाओ, दही में 2 गिलास में आ जाना। तो लिखा क्या कहेगा? नहीं तू 1 गिलास दूध में आ जा। अगर देखले रहेगा मेरा तो समझ रहे ना आगे। तो रेनिन किसका पाचन करता है? दूध में उपस्थित केसिन का पाचन करता है। किसका? केसिन का, न कि दूध का पाचन करता है, ठीक है। और जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, जिससे हमारी कोशिकाएं उसका उपयोग कर लेती है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब पाइलोरिक भाग से कहां पहुंचता है भैया?
अब देखिए पाइलोरिक भाग से पहुंचता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में, छोटी आंत को क्या कहते हैं पता है? क्षुद्रांत बोलते हैं। हाँ, क्षुद्रांत छोटी आंत, आप बृहद्रांत बोलते हैं बड़ी आंत को। समझ गए? बृहद मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब क्षुद्रांत यानी छोटा। समझ गए? और जो छोटी आंत होती है इसकी, देखिए कहने की छोटी है, लेकिन क्या होता है कि ये पतली होती है। क्या होती है? एकदम पतली होती है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहता है। लंबाई में तो बड़ी आंत से कई गुना होती है, समझ, 2-4 गुना होती है, समझो। क्योंकि इसकी लंबाई, जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 5 से 6 मीटर होती है। कभी कभी लोग बताने वाले 6 से 7 मीटर भी बताते हैं, ठीक ना। ये कितनी मीटर होती है? 5 से 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है, बड़ी आंत के बीच में लपेटाइल रहता है पूरा एकदम। समझ गए? अब देखिए इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है डुओडेनम, क्या है? डुओडेनम। और दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो अब इलियम से क्या करता है भोजन? यहाँ ये हो गया इलियम। इलियम से भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। कहां पहुंचता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत को भी, बड़ी आंत की जो लंबाई है 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर के बराबर है। क्या है? अब देखिए नाम है बड़ी और लंबाई है 1.5 मीटर। नाम है छोटी और लंबाई है 5 से 6 मीटर। समझ लीजिए। इसका क्या है कि व्यास कम होता है, पतला होता है, अरे पूरा मोटा होता है। ये नली हो गया तो ये नाला हो गया। समझ गए हो? बातें समझ में आ गई ना? नहीं आ रही है? अब देखिए तो ये क्या होती है कि जब बड़ी आंत में पहुंचते हैं, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लगभग होती है। और बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? सीकम या सीकुम कहते हैं पहले भाग को, इसका सीकम या सीकुम। दूसरा भाग कोलन, तीसरा भाग मलाशय, चौथा भाग गुदा हो जाता है। समझ में आ रही है? यहाँ पे ये है मलाशय, ये है गुदा। समझो? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं जरा, यानी कि एंजाइम से निकलने वाले, हम लोग यहाँ पे पहुंचा दिया ना। चलिए एंजाइम जो होते हैं, पहला एंजाइम का लार में उपस्थित एंजाइम में, मतलब लार में उपस्थित पाए जाने वाले एंजाइम 4 प्रकार का जो लाइसोजाइम है, जीवाणुनाशी होता है, बता दिया गया इसके बारे में। अब जो होता है टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है, स्टार्च यानी कि चोकर या मंड को क्या करता है? पाचन करता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे भोजन की पाचन की क्रिया में जो चोकर होते हैं, जिसमें हम लोग चोकर फेंक देते हैं ना, एक फेंक देते हैं, तो चोकर हमें खाना चाहिए। समझ गए हो? अरे और चोकर भरे के मत फांक लेके गुड़ संगे लगे फांके, ऐसे मत करे, ठीक ना। जो रोटी होता है ना, उसमें जो पाचन की क्रिया में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए? इस चोकर यानी कि मंड या चोकर को के पाचन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों पाचन का कार्य करते हैं। ये जो म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के आप भोजन कीजिएगा तो उसका चिपचिपा हो जाता है। तो किसके कारण? तो म्यूकस के कारण हो जाता है। क्या कौन सी? हाँ, यहाँ पे भी म्यूकस पाया जाता है। यानी कि इसको म्यूकस निकलता है, यहाँ सरा होता है म्यूकस का, बोल सकते हैं ये नसा छिद्र और नसा कपाट यहाँ पे पाया जाता है। वहीं से क्या सरा होता है? म्यूकस का सरा होता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो धूल कण को क्या करता है? नाक के बाद चिपका लेता है, और जो बचता है म्यूकस अपने आप पे चिपका लेता है। समझे हो? भैया मुंह के लिए अलग है, वो करे मत भेजेंगे नहीं तो नमकीन लगेगा। समझ गए ना? ओके मत भेजेंगे नहीं तो लिवर आ जाएगा। आगे जो ग्रास नाली होते हैं, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये क्रमानुकुंचन के फलस्वरूप क्या करता है? भोजन को धकेलने का कार्य करता है। जैसे ये ग्रास नाली हो गया ना, तो जहां भोजन पहुंचेगा, देखिए जहां भोजन पहुंचेगा ना, ऐसे और देखिए यहां पे भोजन पहुंचेगा तो ऐसा प्लेन रहेगा। समझ गए? ऐसा प्लेन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और अब भोजन को ऐसे धकेला जाएगा तो भोजन हेजगी पहुंचेगा तो हेजगी फैल जाएगा ग्रास नाली। फिर अब हेने से धक्का मार के यहाँ से धड़ोड़े, फिर जैसे ही बढ़ते जाएगा तो ये फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रास नाली को भोजन करते समय फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन कहते हैं। अब भैया ये धकेल के ला देता है कहाँ? अमाशय में। समझ गए? कोई डाउट्स है इसमें? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
नहीं, वो बता दीजिए कहाँ पाया जाता है? क्या? लार ग्रंथिया? कहाँ पाया जाता है? और ये जबड़ा के पास पाया जाता है, ये के नीचे, फिर एक कह सकते हैं कान, दोनों कान के बगल में पाया जाता है। जैसे खाते हैं कोई तीखा पदार्थ तो क्या लगता है, कड़वा सुन रहता है, तो लार ग्रंथिया की वजह से है, समझ गए? ठीक है, तो इस यस बोलिए। रस क्षारीय होता है, यहाँ पे पित्त ग्रंथि एक होती है, आपका पित्ताशय होती है, ये पित्ताशय होती है, इससे पित्त का स्राव होता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय बनाने का कार्य करता है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं के लिए समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।